मैंने फ़ौरन से पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अरहम इब्राहिम खड़ा था। मैंने कहा, मैं अपना हिसाब बराबर कर रही थी। अब हो चुका है। मैंने कुछ ठाठ दिखाई थी। अरहम मुझे गुस्से से देख रहा था। वो कहने लगा, बहुत शौक है तुम्हें मर्दों से मुकाबला करने का मिस गोहरे नायाब। तुम अगर ये समझती हो कि मर्द के साथ अपना मुकाबला कर सकती हो, मर्द के साना बसाना चल सकती हो, तो गलत समझती हो। मेरा तुम्हें मुफ्त मशवरा है कि कभी भी मर्द से मुकाबला करने की कोशिश मत करना, वरना मुँह की खानी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर अरहम इब्राहिम से तो मुकाबले का सोचना भी मत, क्योंकि अरहम इब्राहिम रेस का वो घोड़ा है जिसने कभी हारना नहीं सीखा। अरहम के घमंडी लहजे को सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब आप खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि आपका संबंध इंसानों से नहीं है बल्कि जानवरों से है। बहुत अच्छा मिस्टर अरहम, मुझे ये बताने के लिए कि आप खुदा की अजीबोगरीब रचना है, जो दिखते तो इंसान की तरह है लेकिन उनकी नस्ल घोड़ों में से है। मेरे इस बात पर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और मुझे बहुत मज़ा आया था। ये कहकर मैं बस स्टॉप तक पहुंच चुकी थी। मैं सोच रही थी कि बस के सफ़र में अब तंग आ चुकी हूँ। पिताजी की इतनी जमा पूंजी का मुझे करना ही क्या है। अपने लिए एक स्कूटी ले लेती हूँ। आज पता नहीं क्यों लेकिन मैं बहुत खुश थी। घर जाकर आज मैंने खुद बिरयानी बनाई थी। मेरी दोनों भतीजे मुझसे बहुत ही खुश थे। भाभी भी हैरान थी, क्योंकि मैं ना तो कुकिंग करती थी और ना ही घर का कोई काम। इसीलिए आज मुझे किचन में देखकर उनकी हैरानी देखने लायक थी। तभी भाभी ने मुझे मेरा मोबाइल पकड़ाया और मैं कमरे से बाहर चली गई। मैंने मुस्कुराते हुए फ़ोन कान पर लगाया, हेलो कहा तो सामने से हमजा ने दबे हुए लहजे में कहा, बड़ी बेवफा लड़की हो। इतने दिन गुजर जाते हैं तुम अपनी आवाज़ तक नहीं सुनाती। मैंने कहा, परदेसी बनने का शौक भी तुम्हें था। अब भूख तो बैठकर मुझे उदास करके गए थे, देख लेना। रोज़ अपने बॉस से डांट खाओगे। मेरी बात पर वो हंसने लगा, कहने लगा, अभी तक उसी बात को खुद पर सवार करके बैठी हो। चलो छोड़ो भी, बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, वहीं रहो। बहुत शौक था तुम्हें तुर्की में नौकरी करने का, मैंने नाराज़गी दिखाते हुए कहा था। वो कहने लगा, अच्छा छोड़ो ये सब बात, ये बताओ इस बार तुम्हें क्या भेजूं। मैंने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमजा। कोई भी चीज़ तुम्हारी कमी को पूरा नहीं कर सकती, तुम जानते हो ना। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सच कहूँ तो दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है। बस जल्दी से वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता, कसम से बिल्कुल दिल नहीं लगता। अब बस वापस आ जाओ। ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। प्लीज़ रोना मत, अब बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर हमेशा के लिए वापस लौट आऊँगा। मैंने कहा, पता नहीं तुम कब आओगे। और यहाँ पर फुरकान भाई को मेरी शादी की पड़ी हुई है। वो तो मुझे इस घर से निकलवाने के चक्कर में पड़े हैं। कब तक बहाने बनाऊँ, बताओ मुझे। हमजा कहने लगा, अच्छा ना रो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी शिकायतें दूर कर दूँगा। ओके अब फ़ोन बंद करो, फिर बात करूँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन मैं ज़रूर उदास हो गई थी। अगले दिन जब मैं ऑफ़िस गई तो मेरी सहयोगी यशूरा ने कहा, नायाब, फैसल साहब तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो कह रहे थे कि नायाब जब भी आए उसे मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। आज मैं ऑफ़िस के लिए थोड़ा लेट हो गई थी। शायद इसीलिए फैसल साहब ने बुलाया था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और इजाज़त मांगी। जैसे ही अंदर गई तो फैसल साहब के सामने अरहम इब्राहिम को देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। मुझे देखकर वो अपनी परिचित मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बैठा था। फैसल साहब कहने लगे, नायाब, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। मैं जैसे ही अंदर आई, फैसल साहब ने मुझे बैठने के लिए कहा। मेरे बराबर वाली कुर्सी पर ही अरहम बैठा था। मैं कभी भी उस शख्स के साथ बैठना पसंद नहीं करती थी। ऐसे घमंडी लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मैंने कुर्सी को थोड़ा खिसकाकर बीच में अच्छा खासा फासला बना लिया था, फिर बैठ गई। फैसल साहब कहने लगे, असल में अरहम साहब कंप्यूटर डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं, जो तुम इनकी ब्रांड की शॉर्ट पर बनाओगी। मैंने कहा, ठीक है, ये मेरे कैबिन में आ सकते हैं। ये कहकर मैं खड़ी हो गई। अरहम कहने लगा, मिस नायाब को लेने आया हूँ, इस छोटे से कैबिन में जहाँ सिर्फ एक कुर्सी है। मैं क्यों बैठने लगा। मैंने कहा, मैं आपके लिए काम नहीं करती, फैसल साहब के लिए काम करती हूँ, इसीलिए मैं अपने कैबिन में ही डिज़ाइनिंग बनाऊंगी। अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो आपको मेरे साथ इसी छोटी सी कैबिन में छोटी सी कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। और हमने गहरी सांस ली और फैसल को देखते हुए कहा, फैसल साहब, मैं तो आपसे लंबे समय से काम करना चाहता था, लेकिन शायद आप ऐसा नहीं चाहते। फैसल साहब बोले, मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा, मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंबे समय तक काम कीजिए। और हमने कहा, अगर आप चाहते हैं तो अपने साथ काम करने वालों को अच्छी तरह से समझाइए कि मुझे काम में सहयोग चाहिए, अपनी मर्जी का चाहिए, और वो भी अपने तरीके से। मिस नयाब को मेरे ऑफिस में जाना पड़ेगा और मेरी ही टॉप पर डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी।
फिर मुझसे पूछना पड़ेगा कि मुझे कौन सा डिज़ाइनिंग पसंद है। उस घमंडी शख्स की बात सुनकर मेरा जी चाहा कि फैसल की नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन उसके चेहरे पर फैली मज़लूमियत देखकर मुझे चुप रहना पड़ा। वो कहने लगा, नया प्लीज़ तुम अरहम के साथ चली जाओ, बस चंद घंटों का काम है। फैसल की आंखों में इल्तिजा थी और लहजे में भी। मैंने कहा, ठीक है। अरहम के चेहरे पर एक शानदार मुस्कुराहट फैली थी। फिर वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मजबूरन मुझे भी खड़ा होना पड़ा उसकी तकलीद में। मैं ऑफिस से बाहर आई, सामने उसकी वही गाड़ी खड़ी थी। उसने ड्राइविंग सीट संभालते ही फ्रंट डोर खोला, लेकिन मैंने पीछे वाली सीट पर बैठना बेहतर समझा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, और कहने लगा, मिस कोहरे नायाब, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, इसलिए आप आगे आकर बैठिए। मैंने कहा, मेरे शौहर भी नहीं हैं जो मैं आपके बराबर में आकर बैठूं। मैं यहाँ खुद को ज़्यादा बेहतर समझ रही हूँ। और मुस्कुराकर कहने लगा, आपको तो मर्दों के साथ चलना अच्छा लगता है, बड़ा शौक है मर्दों के साथ मुकाबला करने का, तो फिर मेरे पीछे बैठना आपके लिए बेहतर नहीं है। मेरे बराबर में आकर बैठिए फ्रंट सीट पर। बड़ा तंजिया लहजा था। मैंने कहा, मेरा वक्त ज़ाया मत कीजिए और गाड़ी चलाइए। वो कहने लगा, आगे आकर बैठो। अरहम इब्राहिम को इनकार सुनने की आदत नहीं है। तुम अपनी हरकतों से मेरी जिद को बढ़ा रही हो और कुछ नहीं कर रही। उसने सारे लिहाज ही एक तरफ रख दिए थे। मैंने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और ज़ोर से बंद किया। मैंने कहा, मैं पहले भी आपको बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ कि मैं आपके ऑफिस में काम करती नहीं हूँ। फैसल साहब की अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी आपके साथ गाड़ी में नहीं बैठती। लेकिन आप शायद सामने वाले को अपना ज़र खरीद समझते हैं। तो मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि नायाब बिकाऊ माल नहीं है। मैंने बड़े गुस्से से उसे जवाब दिया था। वो भी बड़े गुस्से से मुझे देख रहा था। कहने लगा, आगे आकर बैठो, मेरा वक्त तुमसे ज़्यादा कीमती है। फजूल की बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। अब तुम जैसी लड़की मर्दों को किन बातों से अपना गिरवी बनाती हो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। खुददारी का जो नकाब पहन के तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कियाँ हम जैसे अमीरजादों को मुतासिर करना चाहती है, ये पुराने हथकंडे हैं मैडम। और अरहम ऐसे झांसे में नहीं आता। उसकी इस बात ने तो मेरे तन बदन में आग सी लगाई थी। मैंने कहा, कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तुम्हारी घटिया सोच का है। असल में जब इंसान के पास पैसा ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो आंखों पर गुरूर की पट्टी बड़ी गहरी बन जाती है। आज तक तुमने शायद औरतों की सौदेबाजी की है, इसीलिए समझते हो कि औरत सिर्फ बिकाऊ चीज़ है। लेकिन शायद तुम्हारा पाला कभी किसी ख़ानदानी औरत से नहीं हुआ, इसीलिए तुम्हारे इस किस्म की बकवास सुनकर मैं तुम्हारी तरबियत का अंदाज़ा अच्छे से लगा सकती हूँ। ये कहकर मैं वापस पलटने लगी जब उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मेरी कलाई पकड़ ली। वो कहने लगा, क्या कहा तुमने? तुम होती कौन हो मुझ पर, मेरे किरदार पर और मेरी तरबियत पर उंगली उठाने वाली? मैंने कहा, मेरी कलाई छोड़ो, वरना शोर मचाकर तुम्हें इतने जूते पड़वाऊंगी कि आइंदा किसी लड़की का बगैर इजाज़त हाथ नहीं पकड़ोगे। मेरा गुस्से से भरा लहजा सुनकर और मेन रोड पर जमा होने वाले लोगों को देखकर उसने मेरी कलाई छोड़ दी। वो कहने लगा, जिस इज्जत की झूठी चादर तुमने ओढ़ रखी है ना मिस कोहरे नायाब, अरहम इब्राहिम का वादा है कि मेरे सामने उसे अपने हाथों से उतारोगी। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका था। मैं सीधा फैसल साहब के ऑफिस में आई। वो बड़े गुस्से में थे। मैंने कहा, फैसल साहब, मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी, मैं कल आपको इस्तीफ़ा भेज दूंगी। मेरी बात सुनकर तो उनके जैसे होश उड़ गए। वो कहने लगे, नायाब क्या हुआ है? मैंने कहा, इतना बदतमीज़ शख्स है वो, और आप उसकी हर बात ये ऐसे मान रहे हैं जैसे उनके हमारी कंपनी के साथ डील नहीं हुई है, मुझे ख़रीद लिया है। देखिए, कंपनी आपकी है, इसमें लाखों का फ़ायदा हो या करोड़ों का आपका होगा, मुझे नहीं चाहिए बोनस और ना ही ऐसी नौकरी जो मुझे जलील करे। मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं अपनी मेहनत के पैसे लेती हूँ। मैंने अपनी इज्जत नहीं बेची कि जिसका जो चाहे वो कहे। फैसल साहब कहने लगे, क्या हुआ है बताओ मुझे। मैंने कहा, मैं अरहम इब्राहिम के साथ कोई भी काम नहीं करूँगी। इसके अलावा आप मुझे जो कहेंगे मैं कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ उस शख्स के नखरे आप किसी और से उठवाइए। ये कहकर मैं घर वापस आ गई। मुझे जल्दी घर में देखकर मेरी भाभी और मेरे भतीजे हैरान थे, क्योंकि आज तक मैंने कभी ऑफिस की छुट्टी तक नहीं की थी। भाभी कहने लगी, क्या बात है, आज जल्दी क्यों आ गई? मैंने कहा, नौकरी छोड़ दी मैंने। मेरी भाभी कहने लगी, चलो ये तो अच्छा हुआ, वैसे भी तुम्हारे लिए एक और रिश्ता आ रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। मैं तो कहती हूँ इस बार इनकार मत करो। मैंने कहा, भाभी, मेरा इस वक्त दिमाग वैसे ही शॉर्ट हो चुका है, मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और का गुस्सा आप पर निकाल दूँ।
मेरे सामने रिश्ते का नाम मत लीजिए। ये कहकर मैं अपने कमरे में जा चुकी थी। कुछ ही देर के बाद फैसल साहब की कॉल्स पर कॉल जाने लगी, लेकिन मैंने फ़ोन अटेंड नहीं किया था। शाम को जब फुरकान भाई घर आए, कुछ ही देर के बाद फैसल साहब भी आ गए और फुरकान भाई से मिन्नतें कर रहे थे कि नायाब को समझाइए, मेरी कंपनी को इससे बड़ा चांस और नहीं मिल सकता। थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। मैं इस वक्त बहुत क्राइसिस में हूँ। मैं नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मेरी कंपनी का कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है तो ये है कि पार्टी के साथ लड़ने झगड़ने में मसरूफ़ रहती है। अपना काम निकलवाने के लिए कभी कभी गधों को भी बाप बनाना पड़ता है। बस 1-2 साल के लिए इससे कहिए कि ऐसा कर ले। लेकिन मैं साफ इनकार कर चुकी थी। मैंने कहा, मुझे उस बदतमीज़ इंसान के साथ काम नहीं करना है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फुरकान भाई कहने लगे, तुम इतनी परवाह मत किया करो। मैं भी जॉब करता हूँ और जहाँ जॉब की जाती है वहाँ नखरे नहीं दिखाए जाते। मैंने कहा, भाई आपको असल बात का पता नहीं है। अगर असल बात आपको पता चल जाए तो आप कभी भी मुझे ये नौकरी करने ही नहीं देंगे। आपको नहीं पता वो कितना बदतमीज़ इंसान है। उसकी नज़र में औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। मैं उस शख्स की शक्ल देखना पसंद नहीं करती। काम करना तो बहुत दूर की बात है। अगर उन्हें काम करवाना है तो मैं अपने तरीके से करूँगी, जैसे अभी तक करती आ रही हूँ। उस घमंडी शख्स की मर्ज़ी से मैं कुछ नहीं करूँगी। फैसल साहब मेरी बात सुनकर कहने लगे, ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे ही काम करिए। मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। आप प्लीज़ कल से ऑफ़िस आइए। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊँगी। फैसल साहब के जाने के बाद फुरकान भाई ने मुझसे बहुत पूछा कि असल बात क्या है, लेकिन मैंने नहीं बताया और पता नहीं क्यों नहीं बताया। हालाँकि मुझे बता देना चाहिए था और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। बहरहाल उसके बाद अरहम से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन काम मैंने पूरी ईमानदारी से किया था। फैसल साहब को मेरा काम पसंद भी बहुत आया था। 3 महीनों में मैंने अपना ऑर्डर कंप्लीट करवा लिया था। उसके बाद नेक्स्ट डील थी, जो कि मैं करना नहीं चाहती थी। फैसल साहब कहने लगे, बस सिर्फ एक मीटिंग में तुम्हें बैठना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे जाना ही नहीं है। मुझे उस शख्स की शक्ल तक नहीं देखनी। फैसल साहब बोले, बस आखिरी बार, इस बार वो डील 1 साल की नहीं 3 साल की एक साथ करेगा। प्लीज़ नायाब। बहरहाल मीटिंग एक होटल में तय हुई थी। मैं वहाँ पहुँची, लेकिन उसकी चुभती नज़रें मुझे अपने चेहरे और वजूद पर गर्दिश करती हुई महसूस हो रही थी। और हम कहने लगा, नो डाउट फैसल साहब, आपने काम मेरी उम्मीदों के मुताबिक किया है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि मैं आपके साथ काम करूं, लेकिन जब मैं किसी के साथ बड़ी डील करता हूं तो फिर सामने वाली कंपनी के ओनर को हमें खुश करना पड़ता है। आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? उसकी बात का मतलब मैं समझ गई थी। वो घटी इंसान ऐसे ही उम्मीद और डिमांड कर सकता था। अपने पैसों पर उसे बड़ा घमंड और गुरूर था। फैसल साहब भी कुछ घबराए हुए थे। वो कहने लगे, मैं समझा नहीं आपकी बात। शायद फैसल साहब नहायत शरीफ इंसान थे, इसीलिए वो वाकई उसकी बात को समझ नहीं पाए। और हमने कहा, अगर आप चाहते हैं कि हम अगले 3 साल की डील आपके साथ करें तो फिर ये कहने के बाद उसने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाले, साइन किया और ब्लैंक चेक फैसल साहब के सामने रख दिया। वो बोला, इस पर रकम आप खुद दर्ज कीजिए और मैं आपको उतना नफ़ा दूंगा जितना आप चाहते हैं। फैसल साहब का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो कहने लगा, मैं आपको एडवांस पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अरहम ने कहा, मुझे बस नायाब चंद रातों के लिए अपने बिस्तर पर चाहिए। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। फैसल साहब भी हैरत से फटी आंखों से उसे देख रहे थे। मैंने सामने मेज पर रखे कॉन्ट्रैक्ट पेपर और उसके चेक को फाड़ कर उसके मुंह पर फेंका। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? क्या सबको अपनी तरह का घटिया इंसान समझ रखा है? वो कहने लगा, कूल डाउन, इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कीमत और भी बढ़ा सकता हूँ। मेरे गुस्से का ये आलम था कि मैंने उसका गिरेबान पकड़कर उसे पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन टूट चुके थे। उस रेस्टोरेंट में बैठे लोग हमें हैरत से देख रहे थे और हम बोला, मेरा गिरेबान छोड़ो वरना तुम्हें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। फैसल साहब मेरे हाथ छुड़वाने लगे। वो कहने लगे, नायाब चलो यहाँ से, हमें ये सौदा नहीं करना, चलो यहाँ से। मैंने कहा, बात सौदे की नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की? वहाँ बहुत से वेटर इकट्ठा हो चुके थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर भी आ चुका था और हम के पास आकर कहने लगा, सर सब कुछ ठीक है? वो कहने लगा, हाँ हाँ सब ठीक है, ज़्यादा भी भाव खा रही है। अपनी ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। मैंने कहा, जानते ही तो नहीं हो तुम। अपनी ज़ुबान काबू में रखो वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, तुम्हारा गला दबा दूंगी।
फैसल साहब मेरा बाजू पकड़कर मुझे बाहर ले गए। वो कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि ये इतना नीच और गिरा हुआ निकलेगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे पता था, मैं आपको बार बार कह रही थी कि ये घटिया इंसान है। वो कहने लगे, कसम से मुझे अंदाज़ा नहीं था। चलो यहाँ से। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर पहली बार घर तक छोड़ने आए। पूरा रास्ता वो मेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते रहे। वो कहने लगे, मैं नहीं करूँगा उसके साथ कोई भी काम, लेकिन प्लीज़ तुम तो खुद को शांत रखो। खैर फैसल साहब मुझे घर तक छोड़ कर गए थे। कहने लगे, प्लीज़ नौकरी मत छोड़ना। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया, रात को भी कुछ नहीं खाया। फुरकान भाई मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस सिर में दर्द है। रात को मुझे एक अनजान नंबर से संदेश आया। लिखा था, कल से उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। मैं जानती थी कि ये हरकत किसकी है। मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। कुछ दिन बाद हमारी एक और जगह मीटिंग थी और मैं पूरी तैयारी के साथ गई थी। वह पार्टी विदेश से आई थी, लेकिन उसे हमारा काम पसंद आया था और हमारा डील फाइनल भी हो गया था। मुनाफा बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन अच्छा था। फैसल साहब खुश थे। मैंने उनका काम इतने बेहतरीन तरीके से किया कि उन्हें मेरा काम बेहद पसंद आया। अरहम के ब्रांड के नाम एआई था, अरहम इब्राहिम के नाम शॉर्ट फॉर्म। मैंने उससे ज़्यादा बेहतर उनका ब्रांड बना कर दिया। मैं ये नहीं जानती थी कि बाज़ार में जब ये नया ब्रांड आएगा तो एआई ब्रांड कमज़ोर पड़ने लगेगा। पहली बार अरहम इब्राहिम को हार का सामना करना पड़ा था, वो भी उस नए ब्रांड की वजह से जिसे हमारी कंपनी में बनाया जा रहा था। मैं जानती थी कि बहुत जल्द वो इस खोज तक पहुंच जाएगा कि ये ब्रांड किस कंपनी से तैयार करवाया जा रहा है, जिस ब्रांड के साथ हमने अब काम शुरू किया था। वह हमारे काम से बहुत खुश थे। उसने हमारे साथ 1 साल की डील की थी और मैं चाहती थी कि इस 1 साल में मैं अरहम का मुंह तोड़ कर रख दूँ। दूसरी बार जब मैंने उनकी शर्ट का डिज़ाइन बनवा कर दिया तो उसने दोबारा एआई ब्रांड को पूरी तरह से हरा दिया। लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक बार जब मैं दफ्तर से वापस घर आई तो फुरकान भाई सिर पकड़े बैठे थे। मैंने कहा, क्या हुआ आपको? वो कहने लगे, नौकरी चली गई। मैंने कहा, ऐसे कैसे नौकरी चली गई? आप तो काफ़ी सालों से उस कंपनी में काम कर रहे थे। वो कहने लगे, बस चली गई, बिना किसी वजह के। मुझे दफ्तर वालों ने निकाल दिया, चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि मैंने कभी भी चोरी नहीं की। भाभी अलग रोए जा रही थी कि घर कैसे चलेगा। मैंने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं नौकरी कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। फुरकान भाई कहने लगे, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, कुछ बचत है मेरे पास, तब तक कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन चंद रोज़ बाद मैं ऑफिस में बैठी थी जब भाभी का फ़ोन आया। वो कहने लगी, तुम्हारे भाई का बहुत बुरा हादसा हुआ है, जल्दी से अस्पताल पहुंचो। ये सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने फैसल साहब को सूचना दी और भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची। मेरे भाई की टांग टूट चुकी थी, सिर पर बहुत सारी चोटें आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भाई के साथ क्या हुआ है। वो कहने लगे, पता नहीं, कोई काले रंग की गाड़ी थी, मेरी मोटरसाइकिल को बुरी तरीके से टक्कर मारती हुई चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर मेरी बाइक को टक्कर मारी हो। अभी भाई मुझे बता ही रहे थे कि जब घर से फ़ोन आया, भाभी की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? वो कहने लगी, घर पर आग लग गई है। यासिर का फ़ोन आया था। यासिर मेरे भतीजे का नाम था। वो कहने लगी, दोनों बच्चे पड़ोस में चले गए हैं, अब क्या होगा? हमारा पूरा घर जल रहा है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। भाई कहने लगे, ये कौन सी आफत है जो हम पर टूट रही है? परेशान मैंने कहा, परेशान मत होइए, मैं जाती हूँ। जब मैं घर पहुँची तो घर की हर चीज़ जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझा चुके थे, लेकिन अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जब मैं पड़ोस में गई तो मेरे दोनों भतीजे रोए जा रहे थे। मैंने कहा, आग कैसे लगी? वो कहने लगे, हमें नहीं पता। कुछ लड़के ज़बरदस्ती हमारे घर में आए थे। उन्होंने मिट्टी का तेल फेंका और पेट्रोल फेंका और फिर घर में आग लगाकर चले गए। हम दोनों डरे हुए थे। हम भागकर पड़ोस में आ गए थे। यानी कि आग हादसाती तौर पर नहीं लगा था, किसी ने लगाई थी। कौन लोग हो सकते थे? किसे इतनी तकलीफ थी, मुझसे या मेरे घर वालों से? भाई का हादसा भी किसी ने जानबूझकर किया था। मैं यही सब सोच रही थी जब मेरे फ़ोन पर घंटी बजी। एक अनजान नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दिया। मैंने कहा, कौन हो तुम? और कहने लगा, इतनी जल्दी भूल गई? अभी तो ये बस शुरुआत है। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊँगा, भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा तुम्हें। अरहम की आवाज़ सुनकर मैं समझ गई थी कि ये सब उसी का किया धरा है। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो कहने लगा, उसके लिए तुम्हें मेरे दफ्तर आना पड़ेगा, मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगा कि तुम खुद को रोते हुए भी नहीं देख सकोगे। मैंने कहा, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ, अगर तुम अभी और अभी मेरे ऑफिस नहीं आई तो तुम्हें आधे घंटे बाद एक और कॉल आएगी और जो खबर तुम्हें सुनने को मिलेगी वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी।
क्योंकि तुम्हारा भाई। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मेरी जान निकल गई थी कि कहीं वो मेरे भाई को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगर मैं भागती हुई हॉस्पिटल भी जाती तो यकीनन उन्हें वहां से नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि उनकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उनके साथ कुछ भी कर सकता था। इसीलिए मैं सीधा अरहम के ऑफिस पहुंची। गुस्से में मैंने कि देखा ही नहीं कि पूरा ऑफिस खाली था। मैं सीधा उसके कमरे में गई, लेकिन अरहम वहां मौजूद नहीं था, बल्कि वहां एक और नौजवान था जिसके हाथ में पिस्तौल थी। जैसे ही मैं ऑफिस के कमरे में अंदर दाखिल हुई, मुझे लगा जैसे कमरे का दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। ये देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था और नौजवान मुझे ही देख रहा था। मैंने कहा, ये दरवाज़ा किसने बंद किया है? कहने लगा, ये दरवाज़ा तब खुलेगा जब तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। ये सुनकर मेरी जान हलक में आ गई थी। मैंने कहा, कौन हो तुम? वो कहने लगा, ये जानना ज़रूरी नहीं है। मैं जो भी हूँ तुम्हें यहाँ पर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, और तुम्हें बर्बाद किए बिना नहीं जाऊँगा। ये कहते हुए वो मेरे करीब आ गया। मैं बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शख्स मेरे और करीब आ गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने उसे पीछे धक्का दिया और टेबल पर रखी चीज़ें उसकी तरफ फेंकने लगी, लेकिन वो तेज़ कदमों से मेरी ओर बढ़ता रहा। उसने अपनी पिस्तौल टेबल के किनारे पर रखी और मेरा दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने मेरा लिबास फाड़ने की कोशिश की और मेरे जिस्म को नोचने लगा। वो मेरे बेहद करीब आ चुका था। ज़बरदस्ती उसने मुझे जकड़ रखा था। मैंने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे धक्का दिया। टेबल के किनारे रखे पिस्तौल मैंने उठा ली और उसकी तरफ कर दी। मैंने कहा, आगे मत आना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। वो हंसते हुए कहने लगा, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। मैं जानता हूँ कि तुम गोली नहीं मार सकती। तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है। तुम्हें पिस्तौल चलानी भी नहीं आती। मैंने कहा, आगे मत बढ़ो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ। लेकिन वो अपने कदम ना तो रोक रहा था और ना ही पीछे हटने को तैयार था और बेखौफ मेरी तरफ बढ़ता आ रहा था। तभी मेरे हाथ से गोली चल गई और सीधा उसके सीने पर लगी। मेरी आंखों के सामने वो नौजवान खून से लथपथ जमीन पर गिर चुका था और मेरी ये हालत थी कि बदहवासी से मैं कांप रही थी। और नौजवान कुछ देर तड़पने के बाद बिल्कुल बेजान हो चुका था। मैंने घबराकर वो पिस्तौल वहीं फेंक दी। अपने कदम पीछे करते हुए दरवाजे के पास पहुंची। मैं इस सर्द मौसम में भी पसीने से सराबोर हो चुकी थी। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, साथ ही साथ रो भी रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल धुंधला हो चुका था, कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। मैं कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी जब मुझे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। मैं घबरा गई, मैं पागल लड़की की जैसी हो गई। जब मुझे बाहर कदमों की चाप सुनाई दी, मैंने कहा, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। तभी अचानक से दरवाजे का लॉक खुला और दरवाज़ा खुलते ही सामने अरहम था। उसने मुझे अंदर धक्का दिया और फिर कहने लगा, मेरे दोस्त को राज़ी किया है या नहीं? ये कहते हुए जैसे ही अरहम की नज़र ज़मीन पर गिरे नौजवान पर पड़ी तो वह हैरान सा रह गया। मुझे छोड़ के वो उस नौजवान के पास चला गया। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। मैंने कहा, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। पता नहीं कैसे गोली चल गई। वो फ़ौरन उस नौजवान की नब्ज़ देखने लगा, फिर परेशानी में मुझे देखने लगा और कहने लगा, तुमने इसे जान से मार डाला नायाब। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ये क्या किया तुमने? रुको, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, उसने कहा। मुझे साइड में रखा दुपट्टा उठाकर खुद को लपेटी और कमरे से बाहर निकलकर भाग गई। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही सामने सड़क पर आने वाला रिक्शा रुक गया और अपना घर का पता बता दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे हाथ से किसी का यूँ कत्ल हो सकता है। मेरा भाई उस वक़्त हॉस्पिटल में था, मेरा घर जल चुका था और मैं उस कमीने शख्स की वजह से एक कातिल बन चुकी थी। मेरे आँसू रुक नहीं रहे थे। मेरी जान काँप उठी थी कि कहीं अरहम ने मेरे भाई को कोई नुकसान ना पहुँचाया हो। मैंने कहा, भाभी क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? कहने लगी, मेरा घर जल गया नायाब। मैंने पाई-पाई जोड़कर घर सजाया था, अपना घर बनाया था और पता नहीं किसने मेरे छोटे से आशियाने को जला दिया। खुदा गर्द करे उसे, उसे कभी ना बख्शे। मैंने कहा, भाई कैसे है? वो कहने लगी, वो भी परेशान है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए पैसे मांग रहा है, हड्डी के ऑपरेशन से ही जुड़ा है। मैंने कहा, आप परेशान ना होइए, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी बात कर रही थी कि पुलिस वालों की गाड़ी वहाँ पहुँच गई। मेरे होश उड़ गए क्योंकि मैं और भाभी घर से बाहर ही खड़े थे। अपने उजड़े हुए घर की हालत देखकर बेहद परेशान थे। जब पुलिस वालों की गाड़ी मेरे पास आकर खड़ी हुई तो मेरी जान कांप उठी कि अब ये लोग मुझे गिरफ्तार करेंगे और पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो जाएगी। जब इंस्पेक्टर मुझसे कहने लगा, बशीर साहब का घर कौन सा है मैडम, तो मैं पहले समझ नहीं पाई कि वो बशीर साहब का घर क्यों पूछ रहे हैं। मेरी भाभी ने कहा, वो दूसरी गली में है। ये सुनकर पुलिस वालों की गाड़ी वहां से चली गई।
मेरा रुका हुआ सांस फिर से वापस आया। मैंने अपनी भाभी को समझा दिया और कहा कि आप वापस अस्पताल जाइए और सुबह ही भाई का ऑपरेशन करवाइए। पर मुझे डर था कि मेरे साथ क्या होगा। पड़ोस की खाला मुझसे कहने लगी, नायाब बेटा अंदर आ जाओ, यासिर और फैजान भी सो चुके हैं, तुम उनके साथ ही सो जाओ। मेरे दोनों भतीजे पड़ोस की खाला के घर पर ही सो रहे थे। मैं भी उनके घर चली गई। वो मुझसे खाने का पूछ रही थी, पर मेरा दिमाग उस कत्ल पर ही लगा हुआ था। मेरी भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी। जैसे कि मैं कमरे में आकर लेटी, फ़ोन पर कॉल आने लगी। फ़ोन अरहम का था। मैंने डरते डरते फ़ोन उठाया। कहने लगा, तुम क्या समझती हो, तुम भाग जाओगी तो पुलिस तुम्हें पकड़ेगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे दोस्त का हत्या किया है, तुम्हें फांसी पर लटकवा दूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे ये लगा जैसे अभी तक उसने ये बात पुलिस को नहीं बताई। मैंने कहा कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तो वो कहने लगा, लेकिन किया तो है ना, पिस्टल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। मैं वैसे ही पुलिस को फ़ोन करने वाला हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि शायद फहद बच जाए। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था, लेकिन वो मर चुका है। वो तो शुक्र है कि डॉक्टर मेरा दोस्त था। मैंने बात छिपा ली, वरना पता नहीं क्यों मैं रोने लगी। मैंने कहा, अरहम प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत करो। मेरा भाई हॉस्पिटल में है। मेरा घर भी जला दिया तुमने, और अगर मैं उस शख्स को न मारती तो मुझे बर्बाद कर देता। मैं सच में ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे अपना सम्मान बहुत प्यारा है। तुम चाहो तो बात को छिपा सकते हो। मैंने आज तक किसी की इतनी मिन्नत समाजत नहीं की है, लेकिन मैं तुम्हारा इतना मिन्नत समाजत कर रही हूँ। मुझे बचा लो। मेरी बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली। फिर वो कहने लगा, धन्यवाद करो, उस लड़के के आगे पीछे कोई नहीं था। बात तो ये है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? तुम मेरी क्या लगती हो? कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा, मानवता भी कोई चीज़ होती है। मैं सच में ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे अपना मान सम्मान बहुत प्यारा है। तुम चाहो तो बात को छिपा सकते हो। मैंने आज तक किसी का इतना मिन्नत समाजत नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारा कर रही हूँ। मुझे बचा लो। मेरा भाई ये सहन नहीं कर पाएगा। अगर मुझे पुलिस साथ ले जाएगी तो लोग उसे ताने दे देकर मार डालेंगे। खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं वाकई अरहम इब्राहिम से हार चुकी थी, इसीलिए रो रही थी। वो कहने लगा, बिना किसी मुआवजे की तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नायाब। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने कहा, कितनी कीमत चाहिए, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वो कहने लगा, पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं, मुझे तुम चाहिए, एक रात के लिए अपने बिस्तर पर। उसकी बात सुनकर मैं चुप सी हो गई। इससे पहले कि मैं फ़ोन बंद करती, वो कहने लगा, फ़ोन को काटना मत, अच्छी तरह से सोच लेना नायाब। मैं कल सुबह 12 बजे तक तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। उसके बाद पुलिस तुम्हारे घर आएगी और तुम्हारा सम्मान तब भी नहीं बचेगा, क्योंकि जेल में अगर कोई महिला एक रात भी गुजार ले तो पुलिस वालों के बिस्तर से परिचित हो जाती है। फिर यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ, वहाँ जेल में हर रात एक नया ऑफिसर, एक नया कष्ट। क्या तुम्हें पता है पुलिस वाले महिलाओं की हिरासत कैसे लेते हैं? अच्छी तरह सोच लेना, ये एक भावुक फैसला है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों से भी जीने का अधिकार छीन लेगा। मेरी बात अगर तुम मान लो तो अरहम इब्राहिम का तुमसे वादा है, मैं तुम्हें हत्या के केस से बचा लूँगा। तुम्हें दोबारा कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुमसे दूर चला जाऊँगा, तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊँगा। ऐसा कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मेरी आँखें भर-भर आँसू आ रही थी। तभी अभी तक मैं उस शख्स से अपना सम्मान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बचा नहीं पाई थी। इस बार उसने मुझे बहुत बुरे तरीके से फँसाया था। मैं पूरी रात नहीं सोई। सुबह मैंने खुद अरहम को कॉल की, उसने दूसरी बेल पर फ़ोन उठाया। नींद से चूर आवाज़ में कहने लगा, क्या सोचा तुमने? मैंने कहा, मुझे कहाँ आना है? मेरी बात सुनकर वो हँसा, फिर कहने लगा, होटल का नाम और रूम नंबर मैं भेज दूँगा। रात को एक सेक्सी लिबास पहन कर आना। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूँ। वही घमंडी लहज़ा था उसका। मैं अपने ही कपड़ों में बिल्कुल सादगी से उस होटल के कमरे में गई थी, जहाँ अरहम पहले से मौजूद था। मुझे देखकर कहने लगा, शरारती लड़की, मुझे पता था तुम ऐसे ही आओगी, इसीलिए तुम्हारे लिए रात की पोशाक मैंने खुद खरीद ली थी। फिर उसने मुझे एक शॉपिंग बैग बेड पर से उठा कर दिया। कहने लगा, नॉटी गर्ल, मुझे पता था तुम ऐसे ही आओगे, इसीलिए तुम्हारे लिए नाइटी मैंने खुद खरीद ली थी। फिर उसने मुझे एक शॉपिंग बैग बेड पर से उठा कर दिया और कहने लगा, ये अपनी इज्जत की चादर उतारो और जाओ ये पहन के आओ। उसकी बात सुनकर उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि खुद को ख़त्म कर लो। मैंने कहा, तुम मुझसे एक दिन का निकाह कर लो, मैं गुनाह नहीं करना चाहती। लेकिन वो हंसने लगा और कहने लगा, निकाह नहीं करूँगा, मैं जो कुछ करूँगा बिना निकाह के ही करूँगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझ जैसा ख़ानदानी लड़का तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की को
इतनी इज्जत बख्शे। अरहम इब्राहिम तुम्हें इस काबिल नहीं समझता मिस गोहरे नायाब कि तुम्हें एक दिन के लिए भी अपनी बीवी का दर्जा दूँ। जाओ बदल के आओ, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। वही गुरूर से चूर लहजा, वही घमंड। मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रो रहा था। अगर बात मेरे घर वालों की ना होती तो मैं उसकी बात कभी ना मानती, लेकिन जिस दोराहे पर वो मुझे खड़ा कर चुका था, दोनों रास्ते मेरी इज्जत की नीलामी चाहते थे। मैंने वो नाइटी पहन ली जो काफ़ी बेहुदा थी। मैं वॉशरूम से कमरे में आई तो वो बेड पर बैठा मुझे ही देख रहा था, उन्हीं नज़रों से जो मुझे जहर लगती थी। मर्द औरत को अपने सामने बेबस और मजबूर समझकर ये सोचता है कि उसने अपनी मर्दानगी साबित कर दी। क्या अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए औरत को झुकाना ही काफ़ी होता है? बहरहाल मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद से भी नज़रें मिला सकती हूँ। वह उंगली के इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैं उसके पास गई और कहा, मैं ये कैसे मान लो कि आज की रात के बाद तुम मुझ पर केस नहीं करोगे या मुझे दोबारा ब्लैकमेल नहीं करोगे, कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? और कहने लगा, अरहम इब्राहिम का कह देना पत्थर पर लकीर है मिस कोहरे नायाब। मैंने कहा था ना, अपनी इज्जत की चादर तुम खुद मेरे सामने उतारोगी, और देखो आज अपना हाल। मेरे सामने खड़ी हो। जब मैं ये वादा पूरा कर सकता हूँ तो दूसरा भी पूरा करूँगा। तुम इतने भी अहम नहीं हो मेरे लिए कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे पीछे पड़ा रहूँ। आज की रात के बाद मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करूँगा। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, समझी? और आज तुम्हें बताऊँगा कि जब कोई मर्द किसी लड़की से नफ़रत करता है तो उसके साथ किस हद तक जा सकता है। ये कहकर वह उठकर आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़कर बहुत ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। मैं अगले ही पल उसकी बाहों की गिरफ्त में थी। वो कहने लगा, खुदा की अजीबो-गरीब मखलूक में से हूँ मैं। जो नज़र तो इंसान आता है लेकिन उसका ताल्लुक घोड़ों की नस्ल से है। यही कहा था ना तुमने? आज मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल जानवरों वाला सलूक करूँगा। आज की रात तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे। ये कहकर उसने अपनी दरिंदगी सबसे पहले मेरे होठों पर दिखाई। उसके जुनून पर मैं तड़प कर रह गई। मेरे होठों को वो ज़ख्मी कर चुका था और फिर उसके दांतों के निशान मेरे पूरे वजूद को ज़ख्मी करते चले गए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने वाक़ई ये साबित कर दिया था कि वो इंसान नहीं, जानवर है, दरिंदा है। मेरी पूरी रात उसकी दरिंदगी की नज़र हो चुकी थी। सुबह होते ही उसने मुझे खुद से दूर धकेला और कहने लगा, इतना भी मज़ा नहीं आया मिस कोहरे नायाब, जितना तुम अपने औरत होने पर करती थी। कहाँ गई तुम्हारी बातें, तुम्हारा गुरूर? बस एक रात, अरहम इब्राहिम को बस एक रात लगी तुम्हें आसमान से नीचे पटकने में। चलो दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से। आज के बाद अरहम तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मैं मरे मरे कदम उठाती बाहर आई थी। वहाँ सफाई करने वाले, खाना देने वाले वेटर्स मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। अपने आप मुझे एक कॉल गर्ल से कम नहीं लग रहा था। एक रात में उस शख्स ने मुझे बाइज्जत लड़की से एक कॉल गर्ल बनाकर रख दिया था। मैं उससे जितनी नफ़रत करती उतनी कम थी। अपने आप पर कभी घमंड नहीं था, बस एक मान था जिसकी उसने धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी। मैं घर पहुंची। आज उस उजड़े हुए घर में उजड़ी हुई हालत में बैठी हुई थी। वो मेरा सब कुछ बर्बाद कर चुका था। मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरा भाई बीमार था, अस्पताल में था, और इस सब की ज़िम्मेदार मैं ही थी। मैं वहाँ बैठी बस रो रही थी। पहले तो मैं फूट-फूट कर बहुत रोई। आज तक मैं कभी इतना नहीं रोई, यहाँ तक कि अपने पिता के देहांत पर भी इतना नहीं रोई थी। मैं बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, दूसरों को हिम्मत देती थी, जीने की उम्मीदें जगाती थी, लेकिन आज टूट गई थी, बिखर गई थी मैं। दहाड़े मार-मार कर रो रही थी, कभी अपने हाथ से अपना माथा पीट रही थी। हालाँकि मैंने कभी ऐसी जाहिलाना हरकतें नहीं की थी। अपने गम को कभी लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाया था, लेकिन आज मेरी सारी इज़्ज़त उस शख्स ने तोड़ कर रख दी थी। मुझे नहीं पता मैं घंटों रोती रही। आँसू तब साफ किए जब मेरी भाभी घर के अंदर आई। मुझे यूँ रोता देखकर वो कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ और तुम्हारे होठों पर जख्म कैसे हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, घर की बर्बादी पर रोना आ रहा है और मैं गिर गई थी इसीलिए चोट लग गई। क्या कहती है, किसी पत्थर दिल इंसान के दिए हुए जख्म हैं? मेरी भाभी कहने लगी, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भाई ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ मजदूरों को बुलाया है, तुम्हारे भाई की दी हुई अंगूठी मैंने बेच दी ताकि घर की हालत थोड़ी ठीक हो सके। जो बर्बाद होना था वो हो चुका है। अब हमें हिम्मत करके नए सिरे से सब कुछ ठीक करना है। पहली बार मेरी भाभी ने मुझे तसल्ली दी थी, मुझे अपने गले लगाया था, वरना हर वक्त उन्हें मुझसे कोई न कोई शिकायत रहती थी। लेकिन वो बहुत अच्छी थी और उस वक्त शायद मुझे किसी की तसल्ली और सहारे की ज़रूरत थी। मैं उनके गले लगकर बहुत रोई। वो कहने लगी, गोहरे, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम आज तक कभी इस तरह नहीं रोई। मुझे बताओ क्या हुआ गौहर? वो मेरे आंसू साफ कर रही थी, लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, बस घर को देखकर
भाई के हालात को देखकर रोना आ रहा है। वो कहने लगी, अच्छा ऐसा करो हमजा को सब कुछ बता दो। मैंने कहा, नहीं भाभी, वो परेशान हो जाएगा। वो कहने लगी, फिर भी उसे बुलाओ, वापस आ जाएगा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि हमजा की कॉल आने लगी। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो हमजा। कहने लगा, गौहर तुम रो रही हो? हालांकि मैंने अपनी आवाज़ संभाल कर उससे बात शुरू की थी। मैंने कहा, नहीं तो। हालांकि मेरे आंसू बह रहे थे। वो कहने लगा, झूठ बोल रही हो, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, हमजा कुछ नहीं हुआ। वो कहने लगा, झूठ मत बोलो, कल रात से मैं बेचैन हूँ। तुम्हें कुछ हुआ है, बताओ मुझे। गौहर क्या हुआ है? मैंने कहा, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? कहा ना कुछ नहीं हुआ। वो कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम जुड़वा भाई बहन हैं, तुम्हें कुछ होता है तो तकलीफ मुझे महसूस होती है। तुम बहुत रो रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें वहम हो रहा है। वो कहने लगा, हो ही नहीं सकता, तुम तकलीफ में हो, मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। गौहर बताओ क्या हुआ है? मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें वहम है, मुझे कुछ नहीं हुआ। और कहने लगा, तुम्हारा और मेरा रिश्ता माँ के वजूद से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। हमने एक साथ सांस ली है, एक साथ हमें परवरिश मिली है। हमारा रिश्ता आम भाई बहनों की तरह नहीं है। जब मुझे कुछ होता है तो तुम्हें महसूस होता है, और जब तुम्हें कुछ होता है तो मुझे महसूस हो जाता है। बताओ क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे झूठ मत बोलो। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात तुम्हारी सिसकियाँ मेरे कानों में गूंजती रही। बताओ क्या हुआ है? मैं सिसकियों से रोने लगी और फ़ोन बंद कर दिया। बार बार फ़ोन कर रहा था, और मेरा जुड़वा भाई था। हमारे बीच वाकई एक अलग सा ताल्लुक था, आम बहन भाइयों की तरह नहीं था। जब उसे तकलीफ होती थी या उसे चोट लगती थी तो मेरा दिल फ़ौरन से धड़क उठता था। मुझे पता चल जाता था कि वो गिरा है, या उसे चोट लगी है, या उसे कोई तकलीफ पहुंची है, और इसी तरह वो भी महसूस कर लेता था। मेरी भाभी कहने लगी, क्या हुआ है? मैंने कहा, हमजा का फ़ोन अब आपके नंबर पर आएगा, खुदा के लिए उसे कुछ मत बताइएगा। भाभी कहने लगी, मैं उससे कुछ क्यों नहीं बताऊँगी? क्या उसे समझ नहीं आएगा? तुम जानती हो ना कितना मोहब्बत करता है तुमसे। मैंने कहा, इसीलिए तो भाभी कह रही हूँ, उसका वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। उसे कुछ मत बताइएगा। इतनी देर में मज़दूर आ चुके थे। भाभी हमजा को तसल्लियाँ दे रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही तुम्हारे भाई का छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए नायाब रो रही है। वो कहने लगा, मैं बस 1 महीने में यहाँ पहुँच रहा हूँ। जॉब से रिज़ाइन कर चुका हूँ मैं। मुझे नहीं रहना है यहाँ, और मैं जानती थी कि वो नहीं रह पाएगा। जब तक वो मेरी शक्ल नहीं देखेगा, जब तक वो मुझसे पूछेगा नहीं, पूछ नहीं लेगा, उसे चैन नहीं आएगा। बहरहाल मज़दूर काफ़ी हद तक घर को बेहतर करके जा चुके थे। अलबत्ता सारा सामान जल गया था। भाई के डिस्चार्ज होकर आने से पहले मैं चंद चारपाइयाँ घर पे ले आई थी। जो थोड़े बहुत किचन के बर्तन थे, उन्हीं में भाभी ने खाना बनाना शुरू कर दिया। फुरकान भाई यूँ थी जैसे बिल्कुल मायूस हो चुके थे। 1 महीने बाद उनका प्लास्टर उतर जाना था, तो फिर वो चलने-फिरने के काबिल हो सकते थे। लेकिन स्टिक की मदद से अपने भाई को इस हाल में देख के मैं खून के आँसू रो रही थी। फैसल साहब ने मेरी बहुत मदद की थी। बहुत अच्छे इंसान थे। वो मेरे हाथ में 2 लाख रुपए रख के जा चुके थे। कहने लगे, जब तुम अपने घर के मामलात से फ़ारिग हो जाओगी तो मेरी कंपनी का दरवाज़ा तुम्हारे लिए अब भी खुला है। मैंने कहा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगे, फिर भी रख लो। उन पैसों से हमने घर का छोटा-मोटा फर्नीचर खरीदा था जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। भाई कहने लगे, मुझे लगता है ये ऑफ़िस में मेरा कोई दुश्मन है जिसने ये सब कुछ किया है। मैंने कहा, आपका कोई दुश्मन नहीं है, और अब हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। वो कहने लगे, क्या मतलब? तुम कैसे कह सकती हो? घर में कोई आके धमका के आग लगा कर गया है, ज़ाहिर सी बात है फैसल साहब तो ऐसा नहीं कर सकते, तो मेरा ही कोई दुश्मन होगा। मैंने कहा, भाई जाने दीजिए उन सब बातों को, जिसने करना था वो कर चुका है, हमें क्या खोज में पड़े हो। कहने लगे, हमजा से बात करता हूँ। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उसे परेशान करने की, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया है कि कुछ नहीं हुआ है। वो कहने लगे, 1 महीना गुजरने के बाद मैं नौकरी की तलाश शुरू करता हूँ। मैंने कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आपको कुछ महीने पहले दूसरे मुल्क में नौकरी की ऑफ़र हो रही थी, सऊदीया में, और वो फैमिली की भी ऑफ़र कर रहे थे। कुछ महीने पहले मेरे भाई को सऊदी अरब से जॉब की ऑफ़र हुई थी, और वो रिहाइश भी दे रहे थे। मेरा भाई वहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर जा सकता था, लेकिन वो सिर्फ़ मेरी वजह से रुक गए थे। फुरकान भाई कहने लगे, इस बात का क्या मतलब है? उन्होंने मुझे सिर्फ़ बीवी और बच्चों की ऑफ़र की थी, और तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती, और मैं अभी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मैंने कहा, आप दोबारा से अप्लाई करिए। अगर वो ऑफ़र अभी तक है तो आप वो नौकरी को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगले 1 महीने तक आपका पाँव इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, और आप सऊदी अरब चले जाइए भाई। आप भाभी और बच्चों को लेकर जाइए। हमजा यहाँ होगा तो आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि वो पूरी दादी अम्मा है, वो मेरा ख़्याल रख लेगा।
मेरे भाई सोच में पड़ गए। मैं अपनी हर कमजोरी को खत्म करना चाहती थी, जिसके बलबूते और मुझे फिर से ब्लैकमेल ना करे। मैं नहीं चाहती थी कल को मेरे भाई को या भाभी को या मेरे भतीजे को किसी को नुकसान ना दे। रह गई थी बात हमजा की, तो हमजा मुंह तोड़ना अच्छे तरीके से जानता था। 1 महीने बाद फुरकान भाई चलने के काबिल हो गए थे, लेकिन उन्हें स्टिक से चलता देख के मेरा खून खौलता था। मेरी आंखों के सामने अरहम इब्राहिम का चेहरा घूमने लगता था। कितना आसान होता ना सामने वाले को मौत दे देने के लिए उसके साथ जुड़े रिश्तों को तकलीफ देना। बहरहाल उसके दिए हुए जख्म के निशान अभी तक मेरे वजूद पर मौजूद थे। यूँ तो जख्म भर चुके थे, लेकिन मेरी रूह पर लगा जख्म अभी भी ताज़ा था। अक्सर मैं सोई हुई नींद से जाग उठती थी, डर जाती थी। लगता था वो अभी भी मेरी रात को बर्बाद कर रहा है, मेरी इज्जत को तार-तार कर रहा है, मुझे काट रहा है, नोच रहा है, मुझ पर अपनी हकमत जता रहा है। जब मेरी आँख खुलती तो मैं आँसू बहाए बिना नहीं रह सकती थी। अपने आँसुओं को साफ करती, अपने आप को दोबारा से स्टैंड करने की कोशिश करती। मैंने फैसल साहब की जॉब छोड़ दी थी। फुरकान भाई को सऊदीया में जॉब मिल गई थी। वो वहाँ जाने की तैयारियां कर रहे थे। हमजा से कह चुके थे कि वो पहुँचेगा तो यहाँ से जाएंगे। आज हमजा को वापस आना था। भाभी ने उसकी पसंद की सारी चीज़ें बना रखी थी, लेकिन मैंने उसके लिए ख़ास तौर पर बिरयानी बनाई थी। उसे एयरपोर्ट से लेने के लिए मैं ही गई थी अपने भतीजे के साथ। बड़ी बेचैनी से मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। वो अपनी ट्रॉली लिए बाहर आया। सबसे पहले उसकी नज़र ने मुझे देखा, जैसे अपनी आँखों से बहुत से सवाल पूछ रहा हो। मैंने नज़रें चुराई। दोनों भतीजे जाकर हमजा के साथ लिपट गए। वो उन्हें प्यार करने लगे। फिर मेरे पास आया, मेरे हाथ पकड़ा, कहने लगा, कैसी हो? मैंने कहा, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल देखो, ठीक-ठाक तुम्हारे सामने हट्टी-कट्टी खड़ी हूँ। तुम ऐसे ही परेशान हो रहे थे। वो कहने लगा, रंगत देखी अपनी? बिल्कुल पीली पड़ चुकी हो। बेवकूफ़ किसे बना रही हो? घर चलो, फिर पूछूंगा तुमसे। पता नहीं क्या था, कैसा भाई था, मैं उससे कुछ छिपा ही नहीं सकती थी। वो मेरी आंखों से पढ़ लेता था, मेरे चेहरे से सब पढ़ लेता था। वो कहता था, गौहर तुम मेरे लिए खुली किताब हो, इसीलिए छुपाया मत करो। आप ये भी समझ सकते हैं कि वो मेरी सहेली था। मुझे उसके होते हुए किसी दोस्त की, किसी सहेली की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बहरहाल जब हम घर आए तो भाई को देख के वो बड़ा परेशान हुआ। कहने लगा, भाभी आपने झूठ बोला था मुझसे। आपने कहा था ज़रा सी चोट आई है भाई के साथ। इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा, इसीलिए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम बैरून मुल्क में परेशान हो जाओ। और कहने लगा, ये कोई बात नहीं है, मैं कोई गैर तो नहीं था। बहरहाल फुरकान भाई के साथ गले लग के आंसू उसने भी बहाए थे और फुरकान भाई ने भी। चंद रोज ऐसे ही गुजर गए। फुरकान भाई अपने बीवी बच्चों के साथ सऊदीया जा चुके थे। उनके जाने के बाद बस घर में मैं और हमजा हमजा थे। उसके लिए खाना मैं बना रही थी। कहने लगा, मैंने नोट किया है कि तुम जॉब पर नहीं जा रही हो। तुम्हारी जॉब तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ख्वाब था, जुनून था तुम्हारा। मैंने कहा, हाँ मैं तंग आ गई हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी। बस अब तुम कमाओगी और मैं खाऊंगी। वो कहने लगा, हाँ जैसे मैं यहाँ तुम्हें संभाल के रखूंगा। बेटा पक्का सोच के आया हूँ, इस बार कोई अच्छा सा लड़का देख के तो मैं उसके हवाले कर दूंगा। उसकी बात सुन के मेरा मुस्कुराता चेहरा बुझता गया और मुझे गौर से देखने लगा। फिर कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तुम्हारे लिए बड़ी प्यारी सी दुल्हन ढूंढूंगी, फिर हम तीनों मिलकर रहेंगे। वो कहने लगा, जी नहीं, तुम्हें दफा करने के बाद मैं अपनी बीवी को लेकर आऊंगा। फिर वो कहने लगा, यार ये सब बातें छोड़ो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ। कहने लगा, मैंने बहुत सारे पैसे जमा किए थे, जो कि लाखों में थे, बल्कि समझो करोड़ों में है। मैंने हैरत से उसे देखा। शुरू से ही उसे पैसे जमा करने का वाकई बड़ा शौक था, फिजूल खर्ची नहीं करता था। मैंने कहा तो कहने लगा, मैं चाहता हूँ हम एक फैक्ट्री बनाएं, वहाँ पर अपना एक ब्रांड तैयार करें। देखो कंप्यूटर डिज़ाइनिंग तुम्हें आती है, मिलकर कुछ कर लेते हैं। मैंने कहा, आइडिया तो बुरा नहीं है, मैं भी अपने आप को मसरूफ़ करना चाहती थी। एक बनी बनाई फैक्ट्री हम जाने खरीद ली और मैंने जी जान लगा के काम शुरू कर दिया। जैसे ही हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया, अरहम इब्राहिम को फिर से एक बहुत बड़ी शिकस्त मिली, क्योंकि उसका ब्रांड फिर से मेरे हाथों ही बैठा था। वो शख्स मुझे फाइनेंशियल तौर पर बीट कर नहीं सकता था। अपने दुश्मनों की खोज वो बहुत जल्दी लगा लेता था। जो उसके मुकाबले आते थे उन्हें वो दूसरे तरीके से शिकस्त देने की कोशिश करता था। जब उसे ये पता चला कि ये कंपनी मेरी है तो उसने मुझे फ़ौरन फ़ोन किया। कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। तुमसे सारे हिसाब मैं ले चुका हूँ। बेहतर है तुम मेरे इस रास्ते में मत आओ। मैंने कहा, ये शहर तुम्हारा नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ और मुझे भी तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। जिस तरह अपनी ज़िंदगी से मुझे डिलीट किया है, मेरा नंबर भी डिलीट कर दो, बेहतर है। मैं हमजा के साथ मॉल में शॉपिंग के लिए गई, जब मेरी नज़र उसी नौजवान पर पड़ी जिसका मैंने कत्ल किया था, जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। मेरे होश उड़ के रह गए। वो शख्स ज़िंदा था। मेरा सर इतनी बुरी तरीके से चकराया कि मैं खड़ी ही नहीं हो पाई। मैं चकरा के गिर गई। हमजा तो परेशान सा हो गया। कहने लगा, गौहर क्या हुआ तुम्हें?
मैं होश खो चुकी थी। मेरे लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। जिस शख्स को मारने के जुर्म में उस शख्स ने मुझे ये सज़ा दी, वो ज़िंदा था। मतलब ये सब ड्रामा था, अरहम इब्राहिम का खेला हुआ ड्रामा। मैं पहले क्यों नहीं समझ पाई कि वो कमीना शख्स इस हद तक भी गिर सकता है। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। हमजा मुझे कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बेहोश क्यों हो गए? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। कहने लगा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं ठीक हूँ। कहने लगा, नहीं, जब से यहाँ आया हूँ तुम वो पहले वाली गौहर नहीं हो जो पहले होती थी। मुझे बताओ क्या हुआ है? मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? कहने लगा, क्या मतलब क्या कह रहे हो? तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी आँखों की वीरानी देख के मुझे कुछ होता है। बताओ ना गौहर, क्या हुआ है तुम्हें? मैं रोने लगी। रोते-रोते मैंने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुन के उसने गुस्से से अपना मुट्ठी भींचा था और कहने लगा, मार डालूँगा उसे, छोड़ूँगा नहीं मैं उस शख्स को। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई, तो छिपाई कैसे? पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कभी ये नौबत आने ही नहीं देता। मैं यहाँ आ जाता गौहर। गौहर, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ फुरकान भाई हॉस्पिटल में थे, घर जल कर राख हो चुका था। हमजा, मैं डर गई थी और फिर उस शख्स ने मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। फिर उसने मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबतें डाली कि मैं सोचने समझने से काशिर हो गई थी। मैं हमजा के कंधे पर सर रख के रोए जा रही थी। वो कहने लगा, इतनी बुज़दिल तो नहीं थी तुम। तुमने ये क्यों किया? मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। मैंने कहा, नहीं, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। तुम नहीं जानते पैसे की घमंड में वो चूर इंसान है। वो अगर तुम उसके सामने जाओगे तो तुम्हें भी किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँचाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने इसीलिए फुरकान भाई को बाहर भेजा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे अपनों को टारगेट करके मुझे शिकस्त दे। तुम मेरी ताकत बनो हमजा, मेरी कमज़ोरी नहीं। वो कहने लगा, क्या चाहती हो तुम? मैं चुपचाप उसकी ये हरकतें बर्दाश्त करूँ और उसे अपनी आँखों के सामने चलता-फिरता देखूँ, जिसने मेरी बहन को बर्बाद करके रख दिया। मैंने कहा, मैं उससे बदला ज़रूर लूँगी, वैसे छोड़ूँगी नहीं उसको, लेकिन उसी के अंदाज़ में। मुझे बस तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारा हर तरह से साथ दूँगा, मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। अरहम ने हमज़ा को देखा था और ना ही हमज़ा ने अरहम को देखा था। मैं एक मॉल में थी जहाँ एक दुकान खरीदने का मेरा और हमज़ा का इरादा था, लेकिन पहले मैं देखने गई थी। मैं चाहती थी कि अपने ब्रांड के लिए एक दुकान खरीदी जाए और उसी पर अपने ब्रांड्स के कपड़ों को बेचा जाए। मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रही थी, साथ में दुकान की कंडीशन भी देख रही थी। काफ़ी बड़ा मॉल था और दुकान भी करोड़ों की थी। मेरे वालिद की कुछ प्रॉपर्टी थी जो मैं और हमज़ा बेच देना चाहते थे, क्योंकि वो हम दोनों के नाम थी। फुरकान भाई के नाम हमारा घर था जिसमें हम रह रहे थे। अचानक किसी लड़की की खिलखिलाती हुई आवाज़ सुनकर मैंने पलट के देखा। एक 22 साल की लड़की थी जो उस कमीने के बराबर में खड़ी थी। वो हंस रही थी। सामने एक बैंड की जूतों की दुकान थी। वो वहाँ बैठी हुई थी। भाई, बताइए ना, कौन सा जूता पहनूं, कौन सा अच्छा लग रहा है? मैं यहाँ हैरान रह गई कि उस शख्स की कोई बहन भी थी। एक बहन के होते हुए वो इतनी घटिया सोच रखता था। उसे देख के मेरी रगों में फिर से खून उबला था और फिर मेरे दिमाग में एक ऐसा मंसूबा तैयार हुआ जिससे मेरे सारे ज़ख्मों का दवा हो सकता था। मैंने फ़ौरन से उन दोनों की एक तस्वीर खींची और मोबाइल पर्स में रख दिया। मैं वो दुकान खरीद चुकी थी और सौदा भी कर चुकी थी। हमजा को भी दुकान पसंद आई थी। बहरहाल रात को मैंने हमजा के सामने अरहम की तस्वीर को डिलीट करके सिर्फ उस लड़की की तस्वीर को रखा था। जैसे ही उसने उस तस्वीर को देखा, वो चौंक के रह गया। कहने लगा, मानिया। आगे जानने के लिए सुनते रहें हमारे इस कहानी को। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी और रोमांचक कहानी प्रस्तुत कर सकें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द ही पहुँचे। धन्यवाद।